अल्लाह का तराजू इंसाफ तोलता है, मुजरिम अगर न बोले तो जुर्म बोलता है। वेलकम टू द शो, मैं हूं फिजा सलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म बोलता है। हमें नहीं पता कि कराची में होने वाला ये नाम निहाद टारगेटेड ऑपरेशन क्या रंग लाएगा। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि जब भी रेंजर्स को खुली आजादी मिलती है, मावराए अदालत कत्ल की कहानियां पूरे शहर को खौफजदा कर देती हैं। एक और दिल दहला देने वाला वाकया। छोटे भाइयों को मारना। 26 नवंबर को मॉडल कॉलोनी में रात की तारीकी में रेंजर्स की भारी नफरी ने गली का मुहासरा करके मुकाबले के दौरान लियारी गैंग वॉर के 3 मुलजमान को हलाक करके उनके कब्जे से भारी तादाद में असलहा बरामद करने का दावा किया। हलाक होने वालों में मंशियात फरोश शौकत उर्फ अशोक, रिजवान उर्फ कक्कू और इमरान उर्फ उम्मी शामिल थे। रेंजर्स ने इन तीनों अफराद को हलाक करने के बाद इस मकान से 2 खवातीन और 3 बच्चों समेत 4 अफराद को हिरासत में ले लिया और मीडिया को बताया कि 1 घंटे के मुकाबले के बाद इन तीनों मुलजमान को हलाक किया गया। ये वो कहानी है जो मंजर आम पर आई, लेकिन पसे पर्दा हक़ाइक़ कुछ और कहते हैं। जुर्म बोलता है कि टीम को इलाका वकीलों ने खुफिया तौर पर बताया कि मॉडल कॉलोनी में होने वाला रेंजर्स का मुकाबला असली नहीं बल्कि जाली था और बेगुनाहों का नाहक खून बहाया गया। यही वजह थी कि जुर्म बोलता है कि टीम सच्चाई की तलाश में जाए वक़ुआ पर पहुंची तो क्राइम सीन एक अलग ही कहानी बयान कर रहा था। कैसा और कहां का मुकाबला? जी हाँ, जैसे ही जुर्म बोलता है कि टीम जाए वक़ुआ पर पहुंची तो इस मुकाबले का पोल खुल गया। जी भैया, ये है वो मकान जिसका मरकजी दरवाजा है। मैं अपने नाज़रीन को कुछ क्राइम सीन के हवाले से आगाह कर दूं कि जब पुलिस रेंजर्स ने रात की तारीकी में यहाँ मुहासरा किया और दाखिल हुए तो यहाँ अगर मुकाबला चलता, इस मुकाबले के दौरान यहाँ गोलियों के निशानात पवस्त होते हैं। आप नाज़रीन देख सकते हैं कहीं भी किसी किस्म के अब तक जुर्म बोलता की टीम को गोलियों के कोई निशानात नजर नहीं आ रहे हैं। अगर मुकाबला दोनों जानिब से हुआ था तो यहाँ इस गली में गोलियों के दर्जनों निशानात होने थे। ये वो दरवाज़ा है, इस मरकजी गेट जहाँ ये अंदर रेंजर्स ने दावा किया कि इस मकान में जो मुलजिमान थे, यहाँ रूपोश थे, यहाँ जब दरवाजे पर अगर हम देखें तो कोई भी एक गोली का निशान नज़र नहीं आता। इसी तरह हम यहाँ से अंदर का रुख करें और यहाँ से रुख करने के बाद जब अंदर की तरफ जाएं, यहाँ जो अंदर का जो क्राइम सीन कहता है, यहाँ भी कोई भी एक गोली का निशान हमें नजर नहीं आ रहा। यहाँ अलबत्ता कुछ निशानात दिख रहे हैं, या खून के हैं या किसी और चीज़ के हैं। इसके बाद रेंजर जब अंदर दाखिल होती है मुकाबले के दौरान तो यहाँ भी अगर वो मुकाबला करती है, मुलजिमान रेंजर्स पर फायरिंग करते हैं तो यहाँ भी गोलियों के निशानात होने चाहिए थे। इस दौरान अब हम अंदर का रुख भी करते हैं और यहाँ के जो रिहायशी हैं हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे। घर के अंदर का माहौल भी बहुत कुछ बयान कर रहा था। सामान बिखरा पड़ा था और कमरों की हालत तबाही से दो चार थी। क्राइम सीन क्या कहता है कि मुकाबला असली था या जाली था? जी अच्छा, यहाँ पे हम सब लोगों को बंद कर दिया था। रेंजर्स ने लाइटें बंद करके दरवाजा बंद कर लिया था हम लोगों को। तो फिर आप लोग कैसे बाहर निकले? दरवाजा बंद था, दरवाजे का लॉक नहीं है इसमें? लोग नहीं है, ऐसे ही फिर रेंजर्स वाले हम लोगों को उठा के वहाँ पे थाने में लेके गए। अच्छा, ये है यार, इनका कहना था कि रेंजर्स ने एक जिसमें कितनी लेडीज थी? 2 लेडीज़ें थी, 4 बच्चे। 4 बच्चे, उनको यहाँ कैद कर दिया गया था, यानी कि यहाँ बंद करके उन्होंने बाकायदा अब इत्मीनान होकर मुकम्मल तौर पर यहाँ अंदर कार्रवाई करी। कितनी देर तक आप लोग बंद रहे होंगे? 8 बजे से लेकर 1:30 बजे तक हम लोग यहाँ पे बंद थे। फायरिंग कितनी देर तक जारी? यही 1:30 बजे तक जारी थी। 1 घंटे तक, 20 मिनट तक, 20 सेकंड तक, घंटे तक चलिए। बस 3 मिनट तक की, बस उनको खत्म करके फायरिंग बंद कर ली उन्होंने। बस 15 मिनट तक फायरिंग करी होगी उन्होंने, वो खत्म करके उनको फिर जब फायरिंग चले 1-2-3 घंटा चले, 1-2-3 घंटा फायरिंग थोड़ी चली है। 5 मिनट या 15 मिनट बड़ी मुश्किल से फायरिंग हुई है। ऊपर छत पे हुई है। ये हमारे साथ जुल्म नहीं और क्या है। रेंजर्स ने कोशिश की होगी, जैसी बात है, पूछूछ की होगी यहाँ जो खवातीन है मासूम बच्चों से असला का, लेकिन जब असला नहीं मिला तो उन्होंने यहाँ सर्चिंग करी। तमाम केबिन तोड़े हुए हैं, हर चीज बिखरी पड़ी है।
ये तमाम क्राइम सीन है। इस वक्त जो जिस तरह गुज़िश्ता रोज रेंजर्स ने यहाँ धावा बोला था, अंदर दाखिल होकर धावा बोलकर यहाँ दावा भी किया उन्होंने कि यहाँ इंतहाई मजलूम मुल्जिमान थे, उनको उन्होंने मुकाबले में उनको हलाक किया। अपने ही लोगों पर ये जुल्म और सितम किसी भी सूरत काबिले कबूल नहीं। रेंजर्स जो सलूक कराची के शहरियों के साथ कर रही है, ऐसा तो गजा की पट्टी में भी नहीं होता होगा। जरा दिल थाम कर ये अगले मनाजिर देखिए। ये जुल्म नहीं तो और क्या है। जो शख्स 4 माह से कौमे की हालत में था, उसने भला रेंजर्स का क्या मुकाबला किया होगा। हलाक होने वाले इमरान उर्फ उम्मी को जिस बेदर्दी से मारा गया, ये मावराए अदालत कत्ल नहीं तो और क्या है। इस तरह मैं अपने नाज़रीन को सबसे अहम पॉइंट और सबसे अहम तवज्जो ये दिलवाना चाहता हूँ, इस मुकाबले में जान बाग होने वाला एक ऐसा नौजवान जो कि कौमे में मुब्तला था। आइए नाज़रीन, ये आप पूरा उस कमरे का नजारा देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये कौमे में वो शख्स जिसका नाम इम्मी बताया जाता है, इमरान उर्फ इम्मी जिसका नाम बताया जाता है, वो गुज़िश्ता 5 से 6 माह में सर पर गोली लगने के बाइस कोमा में था। उसका इलाज जो है एक अस्पताल यानी कि एक निजी अस्पताल में करवाया गया। वहाँ से वो यानी कि वहाँ से उसको घर मुंतकिल कर दिया गया। मॉडल कॉलोनी में उसको यहाँ रखा हुआ था। इस दौरान ये बेड, ये तमाम चीजें गवाही देती हैं इमरान उर्फ इम्मी कोमा में मुब्तला था। हम लोगों ने खुद अपने भाई को देखा है। आपके भाई को गोली मारी, क्या हुआ? ये नलियाँ निकाल के छत पे लेकर गए, पूरा वहाँ लेकर चले गए थे। यहाँ से मेरे बाबा को फेंका था। इसके ऊपर एक मक्खी बैठती है, वो नहीं उठा सकता, वो कैसे मुकाबला करेगा रेंजर्स वालों के साथ। अल्लाह उसको बेहतरी की तरफ ला रहा था, लेकिन उन जालिमों ने उस मजबूर बेकस लाचार की भी जान ले ली। उसकी सगी खाला लड़ रहा है, वो जो 4 महीने से इस बिस्तर पे लेटा हुआ, वो क्या लड़ेगा इनसे? क्या लड़ेगा? 2 बंदे क्या मुकाबला करेंगे? ये इमरान की मेडिकल रिपोर्ट्स इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वो कौमे का मरीज था, वो तो बस एक जिंदा लाश था। मेरे भाई की सारी अस्पताल ये क्या है, ये लड़ाई करेगा रेंजर्स वालों से? ये खुद मरा पड़ा था, इसको और मार के गए हुए, क्या रेंजर्स वालों से लड़ाई करेगा? और बोलते इमरान रेंजर से लड़ाई कर रहा है। इससे साबित होता है ये उसकी फाइल है इमरान उर्फ इम्मी की। आधार कार्ड तो हमारे लेके गए। आधार रिकॉर्ड तो हमारा खुद ही वो लेकर गए, इसमें दूसरी सिटी स्कैन वगैरह तो कुछ है ही नहीं, वो सब अपने हमरा लेकर गए। अच्छा, कोई ऐसा मुझे प्रूफ दे थोड़ा बहुत, ताकि मैं ये तमाम डॉक्यूमेंट्स इमरान के हैं। हाँ, ये बिल्कुल इमरान के हैं। मुझे एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स चाहिए जिसमें उसका नाम तहरीर हो, वो चीजें। ये देख ले, ये देख ले, जी आप देख सकते हैं, ये है प्रूफ। ये डाउ यूनिवर्सिटी से हम लोग ने करवाई है। ये आप देख सकते हो, इमरान उर्फ इम्मी की जो है फाइल है, रशीद इसके फादर का नाम है। ये कहाँ का इंसाफ है? जो 4 महीने से इस बिस्तर पर पड़ा, वो क्या लड़ेगा रेंजर्स वालों से? इससे आपको ज्यादा वाज़ेह करके पता चलेगा कि ये इमरान उर्फ इम्मी का ही है। इसकी और हम लोग आपको क्या सबूती दे? पैम्पर भी होंगे, वो अंदर नहीं है। पैम्पर भी निकाल के लाओ, पैम्पर भी निकाल के लाओ। बड़ा था मेरा 4 महीने से इसको बड़ा था मेरा बच्चा। हमारी औलाद थी, हम कैसे उसको फेंक देते हम? मेरे छोटे भाई का खून बांधा, ये देखो खून लगा हुआ इसमें। अल्लाह के जुल्म में। अब जरा आपको इस मकान की छत पर लिए चलते हैं, जहां इस सारे खूनी ड्रामे का इख्तिताम हुआ, लेकिन 3 अफराद को बलि चढ़ाकर। अगर हम ग्राउंड फ्लोर से ऊपर चलते हुए जाएं तो ऊपर छत है। छत पे अगर फायरिंग का तबादला हुआ, मुल्जिमान ने रेंजर्स पे धावा बोला, तो यहाँ से कुछ अभी तक हमें गोली का एक भी निशान नजर नहीं आता। इसके बाद हम ऊपर की जानिब रुख करते हैं।
अगर फायरिंग दोनों जानिब से हुई, रेंजर्स ने भी फायरिंग की और फिर फायरिंग मुल्जिमान ने भी करी, अगर दोनों जानिब से फायरिंग हुई तो आप नाज़रीन देख सकते हैं अभी तक जुर्म बोलता की टीम को एक भी गोली ग्राउंड फ्लोर नीचे मकान में और छत पे नजर नहीं आती। हम ये देख सकते हैं इलाका मकीन की यानी कि छतें भी हैं, लोग खौफ में मुब्तला हो जाते हैं। रेंजर्स एहलकार ऐसी बात है जब दाखिल हुए तो यहाँ उन्होंने एक मुहासरा भी किया होगा। यहाँ अच्छा फिर आप देख सकती हैं कि कोई भी खून का निशान मौजूद नहीं है। ये यानी कि अगर मुकाबला हुआ तो मुकाबले के दौरान जो खौल मिलते हैं पुलिस या रेंजर्स अपनी तहवील में लेती है। ये जो कारतूस मिला है ये इस कारतूस को बताते हैं कि ये रिपीटर का फायर है। अगर रिपीटर का फायर है तो अभी तक रेंजर्स हुकाम ने अपनी तहवील में क्यों नहीं लिया। आप देख सकते हैं कि गोलियों के खाली खौल हैं जो गुज़िश्ता रोज से अभी तक उस छत पे पड़े हुए हैं। मैं अपने नाज़रीन को मजीद बताऊंगा, ये देखें नीचे ये टीटी पिस्तौल के हैं और ये क्लैशनकोफ के हैं। इस तरह से अगर हम खोल देखें ये लाइन से पूरे खोल पड़े हुए हैं। किस हद तक अगर मुकाबला हुआ, इस मुकाबले में जिस तरह रेंजर्स ने जाहिर किया ये खोल निशान ये देखें आप, खाली खोलों की बहुत बड़ी तादाद छत के ऊपर मौजूद है। मजीद बात करेंगे जब ये छत पे लेके आ गए उन्हें फिर क्या हुआ। फायर हुए हम लोग खुद अपने कानों से सुना, फौरन फायर हुए। मैं मौजूद थी यहाँ पे, ठीक है। फायर हुए, हम लोग को फिर लेकर गए, आइफ में बिठाया, रेंजर्स वाले हम लोग को लेकर गए, ठीक है। हाँ मौजूद थी, 2 बजे तक रात तक मौजूद थी वो। 3 बजे यहाँ से रेंजर्स वाले निकले, 1:30 बजे तो हमारी भाभी और इनको निकाल दिया और खुद ही 3 बजे यहाँ से निकले। आप लोग क्या यहाँ पर करे तो वो आप लोग को पता है, ठीक है। और ये आपको कितने फ्लोर लग रहे हैं, ठीक है। एक ही फ्लोर है, एक ही फ्लोर है। अखबार में कैसे दिया कि दूसरे फ्लोर पर अशोक था, आपको ये दूसरा फ्लोर यहाँ पर नजर आ रहा है। तीसरे और दूसरे फ्लोर पे इम्मी और रिजवान था। ये कौन सा फ्लोर है यहाँ पे? तो आपने देखा पुलिस रेंजर से दावा किया यहाँ कोई फ्लोर नहीं, सिर्फ एक मंजिल पर ही मकान है जो लेके आए थे ना। तो पूछे भाई ये फायर क्यों कर रहे, बोले हवाई फायर करके। ये हवाई भाई ये हवाई, हमारे बच्चे चीखे रहे चिल्ला रहे, कहाँ से हवाई फायर किए। तो इतनी चीखने चिल्लाने की आवाज आई, कहाँ से कर रहे भाई, हवाई फायर कर रहे बस। जबकि दूसरा हलाक होने वाला रिजवान उर्फ कक्कू इमरान का छोटा भाई था और उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। हाँ अलबत्ता इस जाली पुलिस मुकाबले में हलाक होने वाला तीसरा किरदार शौकत उर्फ अशोक चनेसर गोट का मंशियात फरोश और पुलिस को कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर मुकदमात में मतलूब था और पुलिस उसे गिरफ्तार भी कर चुकी थी। लेकिन सवाल ये है कि अगर रेंजर्स ने इन अफराद को पकड़ लिया था तो फिर किसके कहने पर मौत के घाट उतारा गया। ये रेंजर्स वाले तो उन लोगों ने ना गन खड़ी कर दी मेरे को, कहा तो मैं अंदर भागा, डर गया था। मैं अंदर भागा, मैंने चाचू को बताया तो चाचू ने कहा मैं देखता हूँ। तब वो लोग आए तो लोग छत से भी आ गए। आते ही मेरे डायरेक्ट शौकत चाचू को उन लोगों ने इतना मारा, उठा कर दीवार में मार रहे थे। फिर मेरे रिजवान चाचू को कमरे से लाए और उनको भी ना बहुत मार रहे थे, उनके हाथ बांध दिए, आंखों में पट्टियाँ बांध दी, उनको भी उठा के कमरों में फेंक रहे थे। फिर मेरे मामू को पकड़ा, फिर हम लोग को एक कमरे में लोगों ने बंद कर दिया। वो तो वैसे ही मरा हुआ था, उसको क्यों मारा? हम लोग की सुराग से देख रहे हैं दरवाजे की, हम चीखे मार रहे हैं भाई इन्होंने क्या किया है, इनको ऐसे मारे। वो तो ना बोल सक रहा है ना सुन सक रहा है। उनको पलंग से गिराया है, पता नहीं क्या, उनके ऊपर चढ़े, उनसे तकिया रख कर मारा है, क्या किया है पता नहीं। किस कानून के तहत उन्हें पकड़कर मारा गया। यहाँ पड़ा एक एक सबूत रेंजर्स के जुल्म के खिलाफ चीख कर गवाही दे रहा है। जी फिजा, जुर्म बोलता की टीम ने कई बार रेंजर्स तर्जुमान से राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन रेंजर्स तर्जुमान से राब्ता मुमकिन न हो सका ताकि हम उनका मौक़िफ़ जान सके कि मॉडल कॉलोनी में 3 अफराद की हलाकत के बारे में वो अपना मौक़िफ़ किस तरह पेश करते हैं। ये कैसी अंधेर नगरी है जहां कभी टैक्सी ड्राइवर रेंजर्स की गोलियों का निशाना बनता है, कभी किसी निहत्थे नौजवान को हिरासत में लेकर सरेआम सड़क पर छलनी कर दिया जाता है, तो कभी जाली मुकाबलों की प्यास बेगुनाहों के खून से बुझाई जाती है। मगर याद रहे अब वक्त बदल गया है, कैमरे की आंख हर जुल्म को देख रही है और जुर्म बोल रहा है। ब्रेक के बाद देखिए इश्क का भूत शोहर और बच्चों की मोहब्बत को निगल गया।
सियासत चालाकी और यारी का दूसरा नाम है। मुल्की सतह पर इस सियासत का नतीजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है, लेकिन अगर यही सियासत घर के रिश्तों और औरत के जहन में घुस जाए तो इसका नतीजा किस किस को बर्बाद कर सकता है। बिहाड़ी की फौजिया की कहानी इसकी जिंदा और मुर्दा मिसाल है। ये विज़ा जुर्म बोलता है कि टीम इस वक्त मौजूद है जिला बिहाड़ी के एक नवा इलाका टींगी में। मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे निहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि लोग अपना भला सोचने के लिए दूसरों का किस हद तक नुकसान कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ वाक़या हुआ है इस इलाके में कि खातून फौजिया नामी खातून ने पड़ोसी शादीशुदा औरत को अपने घर में बुलाकर पेटी में जिंदा जला दिया और फिर अपने मरने का ड्रामा रचा के यहाँ से भागी अपने आशना के साथ। इसने मेरी बेगम जला दी है। उनका प्रोग्राम ये था जिसकी भी ये बच्ची होगी जल कर राख हो जाएगी, वो कहेंगे फौजिया मार गई, और जो बच्ची थी वो भाग गई और इसके खामद ने कत्ल कर दिया। मैंने देखा उसकी बैक साइड पे कमीज है जो पहनी हुई थी, वो कमीज बची हुई थी। वो राणा आखे मेरी बीवी है, ये आखे मेरी बीवी है। उस बगैरत को हमारे मासूम बच्चे पर अभी तरस नहीं आया। क्या नाम है आपका? फरहान। आपके कितने अरसे से रिलेशन रहे? 1 साल से। 1 साल से जी। आप कहाँ पे मिलते थे उससे? इधर 2 दफा इनके घर आया था, 1 दफा वो आए थे हमारे घर। वो आप क्या खाएंगी, मैं ऑर्डर देकर आ जाता हूँ। अरे आप बैठ जाए, आपने ऑर्डर दे दिया है ना, और ऑर्डर का मतलब होता है कि हुक्म, वेटर आ जाएगा तो आप ऑर्डर दे दीजिएगा। एक बात तो बताएं आप मुझे, आपने कहा कि आपकी शादी हो गई है। यहाँ तो इंसान 3-3 शादियाँ कर लेता है, तब भी नहीं पता था कि उसने 3-3 शादियाँ करनी है, और आपने मुझसे झूठ भी नहीं बोला। मैं वो समझा कि शायद आप किसी गलत फहमी में मुझसे बात कर रही हैं। चलें, अब तो कोई गलत फहमी नहीं है ना? जी, वो बहुत दुख हुआ मुझे कि आपके भाई आपके साथ बहुत बुरा करते हैं। अरे छोड़ो भी, ये बातें तो फ़ोन पे भी हो सकती हैं। वैसे फ़ोन पे बड़ी बुज़दिली दिखाई तुमने। मैंने कहा कि मिलने के लिए आ जाओ तो तुम डर गए। वही तो मुझे शर्मिंदगी हो रही है। प्यार किया तो डरना क्या? जब मैं औरत होकर मिलने आ सकती हूँ तो क्या तुम नहीं आ सकते? तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें मिलने के लिए बुलाऊंगी तो तुम आ जाओगे ना। 2 दिन बाद मैं तुम्हें फ़ोन करूंगी, तुम आ जाना। और भाई भी नहीं होंगे घर पर तो, ठीक है ना? तो इन्होंने फिर आस्ता आस्ता राब्ता बढ़ा लिया, रोजाना फोन करते रहे। फौजिया पर इमरान के इश्क का भूत ऐसा सवार हुआ कि वो उसके लिए अपने शौहर और बच्चों तक को नजरअंदाज करने लगी। अच्छा फौजिया, मैं चला। अच्छा सुने, वो बच्चों को ले जाएं, अम्मी की तरफ छोड़ दें। ओहो, पहले बताना था ना। इधर घर पे किसी को तो ना चाहिए सौदा सलफ के लिए। अरे आप परेशान मत हो, शमशाद का भाई है ना उस्मान, वो सारा सौदा सल्फ ला देगा। अच्छा, आप जल्दी से इनके कपड़े पैक कर दो, मुझे देर हो रही। सुना तुमने शमशाद, मेरे मियाँ जी को देर हो रही है, कह रहे हैं बच्चों के कपड़े जल्दी पैक कर दो। चलो हम दोनों कपड़े पैक कर दें। ना अब तुम्हें किसी की बुरी नजर लगेगी और ना सर्दी। क्या जरूरत है तुम्हें यहाँ आने की? कोई देख लेता खिड़की में तो। ये इस वक्त कौन आ गया? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा भाई। देखो, उसने तो कहा था कि मैं 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगा। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, तुम टेंशन मत लो किसी चीज की। तुम एक काम करो, यहाँ बैठो और बिल्कुल ऐसे रहना जैसे मेहमान आया हो घर में। मैं देखती हूँ कि बाहर कौन आया है। तो अब्दुर्रहमान आ गया क्या घर पे? नहीं, कल परसों तक आ जाएगा। खैरियत?
मुझे लगा तो मैं समझा। अगर बंदा घर में रहेगा तो क्या कमरे की लाइट भी ना जलाए वो? नहीं, मुझे लगा कि कोई है अंदर। देखने में खा जाएगा क्या? अपनी आंखों का इलाज करा जाफर, बहुत उल्टा सीधा देखने लगी है। मचोली का ये खेल 1 साल तक चलता रहा। फौजिया अपनी चालाकी और मकारी से अपने शौहर की आंखों में धूल झोंकती रही और ये खेल इतनी आसानी से खत्म होता नजर नहीं आ रहा था। मुझे तो यही है, आज तक मुझे नहीं पता इसके साथ बात होती है नहीं, मुझे यही है मैं सहेली से बात कर रही, मैं तो उसको जानता भी नहीं था। तुम्हारा फोन हर दफा बिजी क्यों मिलता है भाई? हाँ, वो पड़ोस में शमशाद है ना, उसके मैके से फोन आया था। तो उसके पास अपना फोन नहीं है क्या? उसके मियाँ के पास तो है, मगर वो हर वक्त तो घर पे नहीं बैठ सकता ना। अच्छा, ये तो बताएं कि वापस कब आ रहे हैं? आ जाऊंगा 1-2 दिन में भाई। 1 या 2 दिन? तुम कह रही हो तो जाता है नहीं। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, दिल रखने के लिए कह देती। खैर कोई बात नहीं, आ जाऊंगा मैं जुम्मे तक। होल्ड करना, मैं जरा देखूं। क्या है, तुम मुझे तंग क्यों कर रहे हो बार बार? दे रही हूं मैं पैसे, और हाँ, बाद में नहीं आना फिर। मोहब्बत अंधी होती है, लेकिन ये मोहब्बत नहीं, हवस का अंधापन था जिसने फौजिया और इमरान के लिए अच्छे बुरे और हराम और हलाल का फर्क मिटा दिया और उन्हें ये एहसास भी नहीं रहा कि दुनिया की आंखें कभी ना कभी ये तमाशा भी देख सकती हैं। कौन है वो और किधर है वो? तो इसका कहाँ से आ रहा है? टी-शर्ट। वो मेरी बात तो सुनो। पागल हो गए हो क्या तुम? मैं पागल हो गया हूँ? इधर घर में तू एक गैर मर्द के साथ बैठी हुई है और मुझे बोलती है मैं पागल हो गया हूँ? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कर रही हूँ मैं? वो कमीना जाफर भी यहाँ खड़ा था, गुड्डू ने बोला तू इसके साथ है। कौन ये? हटिए, तोड़ दूंगा इसकी मैं। छोड़ो से, छोड़ो। क्या बोला उसने? क्या बोला? तुम्हारा दिमाग खराब है? गुड्डू को मैंने चाय का सामान लेने के लिए भेजा था, और हाँ, तुम्हें जो कहना ना वो मुझसे कहो, इसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कौन है ये है कौन? और इस वक्त मेरे कमरे में ये क्या कर रहा है? में ये आया कि कुछ दिन पहले उसका आशना आपके घर आया था उससे मिलने के लिए, और आपके बेटे ने आपको बताया कि अब्बू अंदर कोई है हमारी अम्मी के साथ। उसने कुरान उठा लिया था। किसने? मेरी बेगम ने। मेरी सहेली का भाई है। तो रात को क्या लेने आया था? पैसे देने आया था। इसने अपनी बहन के लिए पैसे लिए थे 7,000 रुपया डिलीवरी केस के लिए। वो 4,000 लौटाने आया था। एक दफा 3,000 वो उस टाइम बहन के साथ आया था। जब 3,000 देने आया, पहले 4,000 देने आया रात को। पैसे ही देने आया था तो फिर आपने उसका मोबाइल क्यों लिया था? अपने पास रखा? नहीं, मोबाइल नहीं लिया। आपने उसका मोबाइल अपने पास रख लिया है और उसको कह दिया कि यहाँ से भागो, फिर नजर ना हो। नहीं, मोबाइल नहीं लिया मैंने, कोई मोबाइल नहीं। उसके बाद भी वो आता रहा। तो मोबाइल वो जो आशना आया हुआ था उससे मोबाइल लेकर कहा दोबारा इधर नहीं आना। खावन ने कहा, वो आशना इधर से फरार हो गया। उसके बाद फिर वो 2-3 दिन आता रहा लगातार। उसने नहीं बताया था कि वो भी शादीशुदा है पहले? नहीं, उसने मुझे ऐसी कोई खबर ही नहीं दी थी। जब आप उसके घर गए थे आपको नहीं पता चला कि उसका खावंद है? उन्होंने ये बताया था कि जे मेरे भाई लगते और ये खावंद को भाई बना। जे मेरे ना भाई के बच्चे हैं।
हो गई तुम्हें तसल्ली? अब तो वो अपनी बहन को भी साथ ले आया। मुझे तो उस साले जाफर पे तब चढ़ी, पूरे मोहल्ले में उसने फैला रखा है कि तुम्हारा बीवी का उस लड़के से चक्कर है। दफा करो उसकी बात को। ये लो चाय पियो। कुत्तों का तो काम होता है भौंकना, और भौंकने दो उन्हें। ये तो वापस कर देना था, लड़ाई हुई सो जो हुई। तुम खुद ही वापस कर दो भाई। मैंने कहा था अपनी दोस्त को कि इमरान को कहे कि वो अपना मोबाइल वापस ले जाए। फिर क्या? वो कह रही थी कि इमरान ने अपनी सिम निकलवा ली है और मोबाइल में अपने पास रख लूं। वैसे भी उसने इमरान को बहुत शर्मसार किया है कि वो दोबारा इधर का रुख ना करे। इमरान को शादीशुदा होने के बावजूद फौजिया की ख्वाहिश ने दीवाना बना रखा था, लेकिन वो बहरहाल अकल का दामन नहीं छोड़ना चाहता था। वो फौजिया की हद से बड़ी हुई बेबाकी से खौफजदा था, जो दिन ब दिन जुनून बनती जा रही थी। बार बार मेरे आने से उसका शक फिर यकीन में बदल जाएगा। तुझे उसकी बड़ी फिक्र है, और शक की क्या बात करता है? वो मुझे पकड़ के बेच देगा तब ठीक रहेगा? भाइयों वाला सलूक करता है वो मेरे साथ। तो फिर तुमने क्या सोचा है? देख इमरान, मैंने बड़ी मुसीबतें उठाई हैं, तुझे नहीं पता। माँ अगर सर पे ना हो ना तो कुंवारी लड़की के साथ क्या क्या होता है तुझे क्या पता। वो तो तुम्हारी बात ठीक है, मगर मगर कुछ नहीं इमरान, पानी सर से बहुत ऊपर चला गया है। देख, अगर तू मुझे ना मिला ना तो मैं अपने आप को पेट्रोल छिड़क के आग लगाकर मर जाऊंगी। पागल हो गई हो तुम? पागल हो गई है ये मुझे भी फंसवाएगी साली। कहते कि मेरी शादी करना चाहते मेरे घर वाले किसी नशेई आदमी के साथ, उनसे पैसे लेके, तो मैं ये शादी नहीं कराना चाहती कि मैं इसलिए आपके पास आ जाऊंगी। मैंने कहा मेरे पहले भी बच्चे हैं, मेरी शादी हुई है। कहते आस्ता आस्ता हम खुद ही ठीक हो जाएगा ना, थोड़ी देर बाद रख लेना मुझे। फौजिया इस जुनून में इतना आगे बढ़ चुकी थी कि उसके लिए लाज, शर्म, इज्जत और इंसानी जान माल की कोई हैसियत बाकी नहीं रही थी। ऐसा इंसान अपने अज़ाइम की तकमील के लिए क्या कदम उठा सकता है, ये सोचकर इंसानी रूह कांप जाती है। बच्चों को आके पूछ गुछ की है। छोटे बच्चे मेरे भांजे ने बताया मैनू, उन्हें दसिया मामू मेरे नाल गई है पहले पेट्रोल नहीं दूसरी मार हाँ फौजिया गई है मेरे नाल। उन्हें मैनू आख्या भी स्टोर तो कोई चीज़ा लैनियां मेरे नाल चल बेटा। वो मोटरसाइकिल ते उन्हें बिठाया, वो लै गए उत्थे वो पुल ते वो मतलब उतर गई। उन्हें कहती जी रीलां सिलाई वालियां लैके आ तू। वो बच्चा सी वो चला गया रीलां लैन वास्ते। उसने मुझसे कहा भी जाओ तुम नलकियां लेकर आओ और मुझे यहाँ पे काम है। वो एजेंसी पे गई, उसने पेट्रोल खरीद लिया और मैं नलकियों वाली दुकान पर पहुंचा। वो उसी वक्त मेरे पीछे आ गई और उसने कहा कि अभी इसी वक्त घर चलो। मैंने कहा नलकियां भी ली नहीं। उसने कहा जल्दी खरीद लो। वो मैंने खरीदी, उसको मैंने पैसे भी दिए, नलकियां भी पकड़ाई, उसने नहीं पकड़ी। उसने कहा अपनी जेब में रख लो। बाजी ये नलकियां तो ले जाएं। हाँ मैं भी लेती हूँ, तुम जाओ। अस्सलाम वालेकुम खाला, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो फौजिया? मैं ठीक हूँ खाला। अंदर आ जाए फौजिया। नहीं खाला, मुझे देर हो रही है, असल में घर में बहुत सारा काम पड़ा है। आप शमशाद को बुलवा दें, मुझे रज़ाइयाँ निकलवानी है। शमशाद तुम चलो, मुझे रज़ाइयाँ निकलवानी है। तुझे कब से सर्दी लगने लगी फौजिया? अरे तुम चलो तो सही, मैं तुम्हें बताती हूँ। फौजिया मैंने चाय रखी थी, चाय पी के दो। नहीं खाला, मुझे बहुत देर हो रही है। शमशाद तुम चलो, मुझे देर हो रही है। हमारा पहले भी आना जाना था, वो हमारे घर आ जाते थे, हम उनके घर चले जाते थे। मैं काम कर रहा था खेत में। 3-4 बच्चियां उन्होंने बुलाया है, मतलब आधे घर भी मैं कोई पेटी कपड़े रखने या जो भी करना है वो बच्चियां नहीं आया। आओ शमशाद, मेरे साथ तो मसला है कि पुराने कपड़ों से बू आती है और खांसी अलग शुरू हो जाती है। तुम खुद ही खोलो और इसको जो ना वो देख लो। चलो ठीक है, तुम दूर से बताती रहना, मैं निकाल दूंगी। हाँ ठीक है। तुम एक काम करो कि तुम ये जब तक संदूक खोलो, मैं जरा किचन में देख लूँ कि चूल्हे पे क्या रखा है। चलो।
चाहिए नलियाँ? हाँ, मैं बाद में ले लूंगी। और शमशाद ना यहीं पर ही है। बच्चे ने आखिया भी रील भी दे आवे घर उन्हां दे ते बकाया पैसे भी दे देवां। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤੇ ਪੇਟੀ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਚਸ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। उसने मुझे अंदर नहीं जाने दिया, वो भाग कर आई, उसने मेरे यहाँ पे हाथ रखा और मुझे बाहर निकाल दिया। और जब मैं उसे पैसे देकर बाहर निकला उसने उसी वक्त कुंडी लगा ली थी। क्या कर रही हो? नहीं करो ये, प्लीज नहीं। फौजिया को देखा वो निकल कर भाग रही थी। हमारे तो ज़हन में नहीं था भी हमारे साथ ये होगा। अरे शमशाद को तो बुला के ले गई नहीं अपने घर, वो किधर है? वो तो भाई वापस चली गई थी। मैं तो देख के आया हूँ घर, वो तो नहीं है उधर। अच्छा, हो सकता है कहीं और हो। आप खुद देख लो। अब्दुल रहमान के घर को तो आग लगी हुई, मुझे ऊपर से बच्ची देख के बताया। अब्दुल रहमान? हाँ, अब्दुल रहमान की बीवी हो जा रही? अरे उधर उसके घर को आग लगी हुई है। हो जा रही है अब्दुल रहमान की बीवी तो? फौजिया, ओ फौजिया। हमें उसने कहा भी आग बुझाए। मैंने कहा नहीं, किसी के घर में जाना अच्छी बात नहीं, हो सकता है नुकसान ज्यादा हो जाए, वो हमें कसूरवार ठहराएंगे। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਬਾ ਪਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਸ਼ਮਸ਼ਾਦ ਬੀਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਲਦ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਾਬਾ ਜੋ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਮਹੱਲਾਦਾਰ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਸਮਾਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੰਦਰ ਧੂਆਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੀ ਨਾ कि अंदर वाड़ नहीं सी सकता। इतने में हमारे साहब ने बताया कि इनके कार से धुआं निकल रहा है, तो हम भाग कर आए। हमने देखा 3-4 बंदे इकट्ठे हुए। हमने जो देखा तो इनके दरवाजे खुले थे और आग लगी हुई थी। हमने आग बुझानी शुरू कर दी। जब आग बुझाई, आग भी कंट्रोल पाया तो उसके बाद ये उसके बीवी भी मौके पे निकल गई आग बुझाने के दौरान, और उसका खामद भी कहीं गायब हो गया। तो हमने उसे जो पेटी उसकी बाहर निकाली, उसमें से धुआं निकल रहा था। पेटी से मेरी बेटी की लाश वो अब्दुलरहमान कहने लगा नहीं ये मेरी बीवी की लाश है। मैंने कहा ये मेरी बीवी है जिसको सुबह वो रजाई के बहाने बुला कर लाई। इंस्पेक्टर साहब पकड़ लो उस जाफर को, उसने मेरी बीवी को जिंदा जला दिया। मेरा हस्ता बस्ता क्या उजाड़ दिया इंस्पेक्टर साहब। ओए मैंने तो खुद तेरी बीवी को अपनी आंखों से जाते देखा है। तो यही पहने के लिए तेरी बीवी कपड़े मुझे क्या